हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 6 बताने वाला हूं और ये चैप्टर जेनेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। जेनेटिक्स का ही ये चैप्टर है। हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हम लोग मेंडल्स लॉ के बारे में कि जेनेटिक्स की जानकारी किसने दिया, जेनेटिक्स है क्या। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी का बताते हैं चैप्टर 6 मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। वंशागति आणविक आधार, वंशागति के आणविक आधार। इनहेरिटेंस का मोलेकुलर बेसिस क्या है, क्या है इसके केमिस्ट्री। जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कोई सेल होता है, कोई सेल है और उस सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन, सीएम सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के भीतर होता है डीएनए और डीएनए के ऊपर होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के भीतर होता है, न्यूक्लियस के भीतर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं डीएनए। क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं डीएनए और इसी में होते हैं आरएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, सिंगल हेलिक्स के आरएनए भी होते हैं। तो डीएनए आरएनए इसके भीतर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के भीतर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के भीतर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होते हैं और डीएनए के अलावे न्यूक्लियस में आरएनए भी होते हैं। तो डीएनए और आरएनए को दोनों को हम मिला करके न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों मिला होता है। डीएनए आरएनए दोनों मिला होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों मिले होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होती है, इसी न्यूक्लिक इसकी जानकारी सबसे पहले दिया था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड की जानकारी दिया, फ्रेडरिक मिशर। और इसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन कहा, न्यूक्लिन कहा। इसने न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा, न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लिक एसिड की जानकारी दिया और बताया कि ये रसायन न्यूक्लिन होता है। बाद में चल करके न्यूक्लिक एसिड टर्म का उपयोग, न्यूक्लिक एसिड टर्म का उपयोग सबसे पहले, न्यूक्लिक एसिड टर्म का उपयोग सबसे पहले अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये न्यूक्लिक एसिड की जानकारी, जो न्यूक्लिक एसिड टर्म की जानकारी दिया अल्टमैन। और न्यूक्लिक एसिड को के संबंध में सबसे पहले बताया फ्रेडरिक मिशर और फ्रेडरिक मिशर ने इसको कहा न्यूक्लिन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड टर्म चूंकि ये अम्लीय गुण वाले होते हैं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड के उपस्थिति के कारण अल्टमैन ने इस रसायन को न्यूक्लिक एसिड का, चूंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के भीतर पाए जाने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड ही आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये आणविक जो आधार है किसी भी वंशागति का, जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल जो है वही आनुवंशिक आधार होते हैं। किसी भी जीव का जो है आनुवंशिक आधार जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं। तो अब चलिए जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल में
हम लोग देखते हैं डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए मतलब क्या होगा, डीएनए भी होगा, डीएनए और आरएनए दोनों। इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होता है इसकी जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इसकी इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जेनेटिक मटेरियल की इकाई होती है। न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल की इकाई होती है। न्यूक्लिक एसिड में जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड में केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड में जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, इसके अंदर होते हैं नाइट्रो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। मेरे बच्चों ये तीनों मिल करके बनाएगा न्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजनस बेस है, ये तीनों मिल करके बनाएगा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अब इस जेनेटिक मटेरियल में हम देखते हैं तीनों कंपोजिशन मिला हुआ होता है। पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है। ये जो पेंटोज शुगर होते हैं, ये पेंटोज शुगर भी दो प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, और दूसरा होता है राइबोज शुगर। ये होता है राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होता है राइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं और आरएनए में राइबोज शुगर होते हैं। यहां तक क्लियर है ये बात। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब ये डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सभी एनिमल्स एवं सभी एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक डीएनए प्लांट वायरस को छोड़कर, डीएनए प्लांट वायरस को छोड़कर सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए प्लांट वायरस को छोड़ करके डीएनए सभी जीवों में, जितने भी प्रकार के छोटे बड़े जीव हैं, सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होते हैं। आरएनए सिर्फ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। आरएनए तो सिर्फ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए प्लांट वायरस को छोड़ करके सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जबकि आरएनए सिर्फ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसके अंदर पेंटोज शुगर
प्लस फॉस्फेट प्लस NB नाइट्रोजन बेस, ये तीनों जब मिला रहता है, ये तीनों जब मिले होते हैं तो तीनों के मिले होने पर जो संरचना बनती है हम उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड को जेनेटिक मटेरियल की इकाई भी कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड को जेनेटिक मटेरियल की हम इकाई भी कहते हैं। और इसमें ये तीनों चीज, जब न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर भी होगा, फॉस्फेट भी होगा और न्यूक्लिक एसिड। और ये जो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय गुण के होते हैं, उस अम्लीय गुण होने का मुख्य कारण यह है कि इसके अंदर फॉस्फेटिक एसिड जो फॉस्फेट के रूप में मौजूद रहते हैं, इसके कारण ही ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को समझना है कि पेंटोज शुगर जो होते हैं, पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर, ये दो प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होता है राइबोज शुगर। अब ये जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट में H3PO4 ये इसका फॉस्फेट एसिड के रूप में रहते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमेडिन। प्यूरिन और पायरीमेडिन हम वन शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। हम ऑफलाइन क्लास में काफी डिटेल बता चुके हैं और बहुत अच्छे तरह से बता चुके हैं। आप लोगों को कम समय में अच्छी तैयारी हो सके, इसलिए वन शॉर्ट वीडियो हम दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कम समय में जो है तैयारी ठीक ठाक हो जाए। तो चलिए आप देखिए, नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार का हो गया, एक हो गया प्यूरिन, एक हो गया पायरीमेडिन। ये होता है डबल हेडिंग स्ट्रक्चर का, ये होता है डबल हेडिंग स्ट्रक्चर के, ये डबल हेडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल हेडिंग स्ट्रक्चर के होते हैं, ये डबल हेडिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये होते हैं सिंगल हेडिंग स्ट्रक्चर के, सिंगल हेडिंग स्ट्रक्चर के होते हैं। पायरीमेडिन सिंगल हेडिंग स्ट्रक्चर के, प्यूरिन डबल हेडिंग स्ट्रक्चर के। इसके अंतर्गत आते हैं एग्जांपल में एडेनिन, गुआनिन, इसको हम लोग ए और इसको जी, और इसको कहते हैं हम लोग, इसमें आता है थायमिन, इसमें आ जाएगा थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, TCU। ये सभी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये सब के सब नाइट्रोजनस बेस होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसको सर्च करते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। हम जब लिखे कि अधिकांश प्लांट वायरस को छोड़ करके सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होते हैं, तो कैसे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होंगे, इस बात को हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल कैसे सिद्ध होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही कैसे सिद्ध होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो कैसे? इससे संबंध में दो प्रयोग किया गया, एक एक पहला किया गया ग्राफिक एक्सपेरिमेंट, और एक हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इस दोनों प्रयोग के द्वारा इस बात की
पुष्टि हो जाती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें बहुत क्लियर और साफ हर्षे और चेस ने बताया। एक तो ग्राफिक एक्सपेरिमेंट को इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं, जबकि हर्षे और चेस को ट्रांसडक्शन मेथड भी कहते हैं। तो देखिए हर्षे और चेस ने बताया, हर्षे और चेस ने बताया कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। जब इसको बैक्टीरियल सेल के संपर्क में लाया जाता है, जब इसको बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, जब इसको बैक्टीरियल सेल के संपर्क में लाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस को जब बैक्टीरियल सेल के संपर्क में लाया जाता है, तो ये डीएनए यहां होता है, ये डीएनए यहां चलाता है, ये चलाता है। इसका टेल फाइबर से सेल वॉल नष्ट होता है, और ये डीएनए जो यहां था, ये डीएनए यहां था, ये डीएनए यहां पर आ गया, ये डीएनए आ गया बैक्टीरियल सेल के भीतर। और बैक्टीरियल सेल के भीतर में डीएनए आने के बाद ये मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके ये नया डीएनए बनाता है। और नया डीएनए जब बनाएगा तो इसमें कई डीएनए बन जाएंगे, कई नए डीएनए बन जाएंगे, ये कई नए डीएनए बन जाएंगे। अब इस नए डीएनए के चारों ओर प्रोटीन के आवरण बन जाएगा, और प्रोटीन के आवरण बनने के बाद ये जो है ये जहां से बर्स्ट करेगा, और बर्स्ट करने के बाद अब ये जो छोटा छोटा डीएनए जो बैक्टीरियोफेज, नया बैक्टीरियोफेज कहलाएगा, ये नया बैक्टीरियोफेज कहलाएगा, ये नया बैक्टीरियोफेज। अब यहां से ये निकल करके न्यू बैक्टीरियोफेज बनाएगा। तो हम देखते हैं कि इस वायरस का, ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस वायरस के डीएनए से ये नया वायरस जो यहां पर बन गया, नया वायरस जो बन गया, ये डीएनए से बना, न कि प्रोटीन से बना। ये डीएनए से बना, प्रोटीन से नहीं बना। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि डीएनए ही, क्योंकि डीएनए में रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। ये डीएनए में ये जो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन, ये जो रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, नया डीएनए बनता है, और नया डीएनए बनने के बाद इसके चारों ओर फिर प्रोटीन के आवरण बन जाते हैं, और इसके बाद ये नया बैक्टीरियोफेज बन जाता है, ब्रश करता है, और ब्रश करने के बाद नया बैक्टीरियोफेज बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए से नया डीएनए बनते हैं, प्रोटीन से नहीं बनते हैं। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि डीएनए से ही नए डीएनए बनते हैं, इसलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्लियर? सिर्फ आरएनए जो होता है वो प्लांट वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। प्लांट वायरस को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीवों में ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्लियर हो गया ये बात? अब हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आप जान लीजिए कि डीएनए की संरचना के बारे में वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक, वाटसन एंड क्रिक, याद रखना है कि इसकी जानकारी कौन दिए थे। तो वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जानकारी किसने दिया? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए एज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखेंगे इस तरह से, एक तो यहां पर होता 5 से 3 के डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा 3 से 5 की डायरेक्शन में आएगा, 3 से 5 के डायरेक्शन में आएगा, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा क्योंकि एंटी पैरेलल जो हेलिक्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होंगे। एक 5 से 3 की दिशा में, एक 3 से 5 की दिशा में डायरेक्शन होगा, ये होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से संरचना बनाते हैं, ये सब के सब डबल हेलिक्स होगा, ये डबल हेलिक्स होगा और एंटी पैरेलल होगा। डबल हेलिक्स भी होगा और एंटी पैरेलल भी होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो ये डीएनए में
जो डबल हेलिक्स होगा, उस डबल हेलिक्स के हेलिक्स जो होंगे वो पेंटोज शुगर मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर के बने होंगे। इसके एक सर्किल की जो लंबाई हो जाएगी वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसका जो प्रत्येक सर्किल का रेडियस होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और इसके प्रत्येक सर्किल में नाइट्रोजनस बेस पेयर की जो संख्या हो जाएगी वो 10 जोड़ा हो जाएगी, 10 पेयर, 10 जोड़ा हो जाएगी। और इसमें एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन, एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाते हैं। डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। गुआनिन साइटोसिन हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से डीएनए के जो संरचना है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसकी जानकारी हो जाती है। और इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर जो जुड़े होते हैं एडेनिन थायमिन से और गुआनिन साइटोसिन से, ये बात क्लियर हो जाता है। इसमें कोई डाउट है? अगर किसी तरह के कोई डाउट हो आपको इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके सवाल पूछिए, हम बता देंगे। तो आइए अब हम लोग को देखना है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छी पढ़ाई करने के लिए लगातार मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ये बच्चों के लिए जरूरी है। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, अच्छी पढ़ाई करना है और अच्छा नंबर लाना है तो रिवीजन बराबर करना होगा। मेरे बच्चों, इसको रिवीजन में जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ये कारगर होगा और एग्जाम सब उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा और अच्छे नंबर भी आएंगे। तो आइए अब हम लोग को देखना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन सीधी सी बात है, डीएनए है और डीएनए से न्यू डीएनए बनेगा, न्यू डीएनए बनेगा। तो डीएनए से न्यू डीएनए बनने की क्रिया को डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं, या डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहते हैं, या डीएनए का अनुलिपिकरण कहते हैं। डीएनए से नए डीएनए बनने की क्रिया को। अब ये डीएनए से नया डीएनए बने कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, डबल हेलिक्स का डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए। इसके बीच में एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होकर टूटेगा, यहाँ पर ये टूट करके नया बनाएगा, टूट करके ये नया बनाएगा और नया बनाने के बाद इस तरह से फिर इसका जो है ये फॉर्क बनेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क हम लोग बोलते हैं, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क में भी ये फिर क्या होगा, नया डीएनए बन जाएगा। तो इस तरह से डीएनए से नया डीएनए बन जाएगा, डीएनए से नया डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या होगा जी, नया डीएनए बन जाएगा। ठीक है, डीएनए से नया डीएनए बन जाएगा, ये डीएनए से नया डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए से नया डीएनए बनने की क्रिया को डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं या डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं। और डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण ही सेल डिवीजन की क्रिया होती है, डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण ही सेल डिवीजन की क्रिया होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो सबसे जो वैल्यूएबल थ्योरी है, जो सर्वमान्य थ्योरी है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। क्या है वो? सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित जो थ्योरी दी गई है, जो मेथड दिया गया है, वो सबसे सर्वमान्य थ्योरी जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही नए और पुराने पदार्थ मिल करके नया डीएनए बनाते हैं। और इसमें रैंडम फॉर्म में नया और पुराना मटेरियल जो होता है वो रैंडम फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से डीएनए से नया डीएनए का निर्माण हो जाता है। और याद रहे, जहां पर डीएनए से नया डीएनए बनेगा, जिस स्थान से बनेगा, हम उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन या ओरी कहते हैं, ओरी बोलते हैं। डीएनए में जिस भाग से रेप्लिकेशन की क्रिया आरंभ होती है, हम उस भाग को डीएनए का जो जहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। और इसमें जो डीएनए दो हेलिक्स अलग होते हैं, हेलिक्स अलग होने के बाद जो स्ट्रैंड बनता है, हम उसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। इसमें कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होता है, कोडिंग स्ट्रैंड भी होते हैं और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होते हैं।
तो इसमें ये रेप्लिकेशन की क्रिया हो गई, और इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होते हैं। क्लियर है ये बात को? चलिए अगला कुछ टॉपिक देखते हैं हम, डीएनए के रेप्लिकेशन में। अब देखिए एक बात और जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन की क्रिया में कुछ एंजाइम भी भाग लेते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन की क्रिया में कुछ एंजाइम भी भाग लेते हैं। कोई एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम के नाम निम्न हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम के नाम निम्न हैं। डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमेरेज, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में ये सारे के सारे एंजाइम भाग लेते हैं। ये सारे के सारे एंजाइम जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम है। इस एंजाइम के मदद के कारण ही डीएनए के हेलिक्स जैसे खुलते हैं, डबल हेलिक्स है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और हेलिक्स खुलते हैं। हेलिक्स खुलने के बाद फिर इसमें नए स्ट्रैंड बनते हैं, और नए स्ट्रैंड के साथ साथ फिर नाइट्रोजन बेस का पेयर लगता है। डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उसके टुकड़े को आपस में जो जोड़ते हैं, उस जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं। डीएनए से जो नया डीएनए बनता है हम उसमें तो डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम भाग लेते हैं। तो ये सारे के सारे एंजाइम मिल करके डीएनए के रेप्लिकेशन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो समझ में आ गया कि डीएनए के रेप्लिकेशन से नया डीएनए बनेगा। रेप्लिकेशन में अगर हम लोग रेप्लिकेशन में इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये डीएनए आप देख रहे हैं, ये डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये पहले ब्रेकिंग करेगा, ब्रेकिंग करने के बाद ये पहले ब्रेकिंग इस तरह से टूटेगा, इस तरह टूटेगा ये, और यहाँ भी इस तरह से टूटेगा, इस तरह टूटेगा, ये टूटेगा। अब इस तरफ से हम देखते हैं कि नया फॉर्मेशन होगा, ये नया फॉर्मेशन होगा, नया फॉर्मेशन होगा, ये नया फॉर्मेशन होगा, नया फॉर्मेशन होगा। ये नया जो है जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो नया लगेगा। इस तरह से ये न्यू डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये न्यू डीएनए बन जाएगा। ये न्यू डीएनए बन जाएगा, न्यू डीएनए। यहाँ तो हम लोग फंडामेंटल डीएनए है, ये फंडामेंटल डीएनए है, और फंडामेंटल डीएनए से यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या होगा, न्यू डीएनए बन जाएगा, ये न्यू डीएनए। इसलिए हम लोग रेप्लिकेशन इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आज पार्ट 1 में हम इतना ही रख रहे हैं। ये जो छठा चैप्टर है, इस छठा चैप्टर के 1 शॉट में हम पार्ट 1 में इतना बता रहे हैं। इसके आगे जो होगा वो पार्ट 2 में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है, याद करना है और रिवीजन लगातार करते रहना है। समय कम है मेरे बच्चों, इसलिए अच्छी तैयारी के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा समय नहीं देंगे पढ़ाई में, तो फिर तैयारी अच्छी कैसे होगी। इसलिए आपको लग जाना है मेहनत करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए। आज से और अभी से इस काम में आपको लग जाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जब तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा ही। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।